हाय दोस्तों, आज फिर मैं आपके समक्ष में हाजिर हुआ हूँ। देखेंगे, हमने अब तक आपको कल फर्स्ट भाग दिया था जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से जो जीव होते हैं वो अपना पोषण करते हैं, कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन सभी क्रियाओं को समझाया था। आज हम पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम मनुष्य के अंदर कैसे कैसे जैव उत्प्रेरकों का हमने बताया था कि एंजाइम और हार्मोन, वो हमने अगले नेक्स्ट भाग में समझा दिया है। तो उससे आगे का अब आप समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। कहने का मतलब मानव पाचन तंत्र, किस प्रकार से पाचन तंत्र प्रोसेस होता है तो समझेंगे। आइए बहुत अच्छे से समझते हैं। क्योंकि वे दिन गए आकार थी जब हर्षे कियो नहित, और फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। देखिए, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बोलते हैं शर्करा, शर्करा, ग्लूकोज, ये नेक्स्ट ग्लूकोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट लिया, जैसे हमने मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल लिया, चावल को खाया, उसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। उसको लिया हमने फॉर्म में, पहले कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में था। धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या हुआ, उसका जैव उत्प्रेरक हार्मोन जो भी थे उन्होंने उनका तोड़ना फोड़ना यानी उनका फैक्टर बनाया, खंडन किया और उनको एक सूक्ष्म कण में परिवर्तित किया। तो उनको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्म में बना, ग्लाइकोजन। ऐसे ही प्रोटीन, कहने का मतलब प्रोटीन इंग्लिश में भी बोलते हैं, इसे हिंदी में भी प्रोटीन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन। उसके बाद पेप्टोन्स, यानी पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स हिंदी में भी पेप्टोन। उसके बाद ग्लाइकोजन और ग्लूकोज। उसके बाद एमिनो एसिड। उसके बाद फैट या लिपिड यानी वसीय। ये जो फैट या लिपिड लिए हमने, वसी एसिड लिए यानी फैट लिपिड लिए, फैटी एसिड बना, फिर उसके बाद ग्लिसरॉल में बदला। तो ये सभी फॉर्म में बदलते चले जाते धीरे धीरे, और हमें डायरेक्ट इनसे एनर्जी नहीं प्राप्त होती, ना कार्बोहाइड्रेट से होती है, ना प्रोटीन से होती है, ना फैट लिपिड से होती है। लेकिन हमें एनर्जी इनसे नहीं मिलती, एनर्जी हमें इनसे मिलती है, इन तीनों तत्वों से। कहने का मतलब ग्लाइकोजन से और एमिनो एसिड से और ग्लिसरॉल से। समझ में आया? इसी सभी चरण को, इन पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। अब आपको कोई पूछे कि पाचन तंत्र क्या है तो आप बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ, ग्लाइकोजन में बना, ग्लाइकोजन फॉर्म में पहुंचा, उसके बाद प्रोटीन पेप्टोन में बदला, उसके बाद एमिनो एसिड में परिवर्तित हुआ, उसके बाद फैट या लिपिड्स, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदला। अब हमें इन तीनों से क्या प्राप्त हुआ? एनर्जी। एनर्जी हमें इन्हीं से प्राप्त होती है, लेकिन इनसे नहीं। समझ में आया? अब देखिए, इनको पाचन कैसे कैसे होता है उस चीज को पढ़ना है हमें, ठीक है ना? बहुत इजी तरीका से तो समझते हैं हम। सबसे पहले अब देखिए, लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज कहने का मतलब छोटे छोटे कणों में। अगर हमारे शरीर में, माना कि हमारे शरीर की सेल्स जो होती है, सूक्ष्म कोशिकाएं, वो बहुत सूक्ष्म होती है, क्योंकि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है, जिसकी खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी। तो उस कोशिका को
कैसे फैक्टर में भोजन चाहिए, सूक्ष्म में, छोटे छोटे कण में। यानी अगर हम डायरेक्टली बड़े कण ले लें तो हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हमारी जो पाचन तंत्र होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और अंत में वह क्या होता है, पचा नहीं पाते, पाचन नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब हमारे शरीर के लिए, पाचन के लिए सूक्ष्म कण, हमें जो भोजन चाहिए वो सूक्ष्म चाहिए, छोटे छोटे कणों में। तो उनको कैसे कैसे करते हैं तो वो समझते हैं। देखते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। अब इसको सबसे पहले हम 2 पॉइंटों में पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल। इसमें आता है एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। इसे हम कह सकते हैं आहार नाल। क्या कहलाती है हमारी, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद आहार नाल कहाँ से, सबसे पहले मुख में जाता है भोजन, आहार नाल में। उसके बाद में, तो उसके बाद हमारा ऑर्गन क्या आएगा भाई, माउथ आएगा। तो सबसे पहला आएगा माउथ। माउथ में 2 ऑर्गन आते हैं, ध्यान देने की बात है। माउथ में 2 ऑर्गन आते हैं। नंबर फर्स्ट टीथ, टंग, जो हमारी टंग होती है, यानी जिसे हम टीथ को दंत बोलते हैं, दांत, और जीभ। तो 2 ऑर्गन हमारे माउथ में आते हैं, पहला चरण। ठीक है, समझते चलेंगे। अब माउथ में हमारी ग्लैंड्स, हमने कल पहले बताया था ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड, माउथ के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको आप पढ़ते चले आए होंगे और समझा भी होगा। कहने का मतलब वे, इसमें इस तरफ हम वो लिखेंगे, इधर एलिमेंट्री कैनाल, यानी उन अंगों को लिखेंगे जो, कहने का मतलब डाइजेस्टिव अंग है। इधर हम उन अंगों को लिखेंगे, उन ग्रंथियों को लिखेंगे जो डाइजेस्टिव में भाग लेती है। तो हम लिख सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगी हमारी क्या, सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड्स नंबर 2। उसके बाद बात आती है सैलाइवरी ग्लैंड्स के बाद में नंबर 2 में हमारी बात आती है, अब सैलाइवरी ग्लैंड्स को बोलते हैं हम क्या, लारीय ग्रंथि। हिंदी में समझ लो, लारीय ग्रंथि। उसके बाद नंबर 2 में हम समझेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जिसे हम बोलते हैं आमाशय ग्रंथ। आमाशय ग्रंथ। उसके बाद 3rd पॉइंट आएगा हमारा,
लीवर, जिसे हम बोलते हैं यकृत। उसके बाद 4 आएगा हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास यानी अग्न्याशय। ठीक है बच्चों, यानी ये हमारी ग्रंथियां होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी ये उनको इजी बनाने में, उनका जैव उत्प्रेरक कार्य करने में, यानी सहायक एंजाइम स्रावित करती हैं और हार्मोन स्रावित करती हैं, जिससे क्या होता है कि भोजन को सुगम बनाया जा सकता है। तो इसमें पहला हो गया हमारा माउथ। माउथ के बाद सेकंड पॉइंट आता है ईसोफेगस। सेकंड पॉइंट आएगा, ओ होता है इसमें, ओ साइलेंट रहता है तो हम लिखेंगे इसे ओ से ईसोफेगस। ईसोफेगस। उसके बाद आज इसको दूसरा भी नाम बोला जाता है फूड पाइप। इसे कह सकते हैं फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप भी बोलते हैं इसे, ईसोफेगस और फूड पाइप। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं देखिए, इसको हम बोल देते हैं, या से इसको बोल देते हैं हम आहार नाल। ठीक है, इसे बोलते हैं आहार नाल। उसके बाद नंबर 3 में स्टमक, यानी आमाशय। या पेट या उदर। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 देखिए स्टमक, जिसको हम अमाशय भी बोलते, पेट भी बोलते और उदर भी बोलते हैं। उदर हमारा उर्दू शब्द है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्टेटाइन। इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी करेगा मतलब इंटेस्टाइन। और 5वां पॉइंट हमारा जो आता है वो हमें यहाँ लिखे देते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो 5वां पॉइंट होता है हमारा सबसे लास्ट, यानी ये स्मॉल हो गया, ये लार्ज। इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं बड़ी आंत। इसे बोलेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसे स्मॉल है तो ये छोटी आंत। अब देखिए, इन्हीं को हम बोलते क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। यही क्या कहलाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा ऑर्गन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख गुहा, यानी शुरुआत हमारी ग्रास नली, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल को इसको कह सकते हैं हम ग्रास नली। ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली। तो हमें
सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल यानी ग्रास नली, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। अब ग्रास नली के अंदर पहला पॉइंट आता है माउथ। माउथ के अंदर हमें पहले पढ़ना है टीथ और जीभ, टंग को और टीथ को, इन दोनों को पढ़ना है। फिर उसके बाद में ईसोफेगस फूड या पाइप यानी आहार नाल, ठीक है, आहार नाल में भोजन पहुंचता है, इस चीज को पढ़ना है। उसके बाद स्टमक अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, कहने का मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत, इन सभी को पढ़ना है। फिर इधर आ जाइए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी जिसे हम बोलते हैं, देखिए सैलाइवरी ग्लैंड्स, ये लारी ग्रंथ, डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड यानी इन्हें हम ग्रंथियों को हिंदी में बोलते हैं, इन ग्रंथियों को हिंदी में कहते हैं पाचन करवाने वाली ग्रंथि, पाचन करवाने वाली ग्रंथ। तो भाई बहुत इजी आसानी से समझेंगे। अब इनके हमने दो भाग बना दिए, इधर हमारे पार्ट है, अरे ऑर्गन है, इधर इनकी ग्रंथियां वो है जो जूस या एंजाइम स्रावित करती है या हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, ये वो ग्रंथियां हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें किसको, माउथ में दांत और जीभ को। तो आइए, तो समझ चुके होंगे, तो पहले पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब देखिए हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे किसको बताया था, माउथ में। तो देखिए माउथ यानी मुख गुहा, ठीक है, माउथ में पढ़ेंगे। तो माउथ में दिया है हमारा सबसे पहले, देखिए माउथ में पहला पॉइंट या पढ़ना है हमें टीथ। तो इसे हम पहला पढ़ेंगे क्या, टीथ यानी दंत। क्या पढ़ेंगे, दंत। टीथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, दंत या दांत। अब देखिए टीथ, हमने बताया था दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, पहले से ही बताया था। तो हम पढ़ेंगे दांत पहले कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 इंसीजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 2 प्रीमोलर, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनिश और इंसीजर्स। अब देखिए हमारे दांत जो हुए वो कुल हमारे कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के। जैसे इंसीजर, कृतनक, रदनक, प्रीमोलर अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, मोलर्स चवर्णक। देखिए आपको पूछा जाएगा पेपर में कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको उसमें बताना है दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंसीजर्स, कृतनक, नंबर 2 कैनिडीज रदनक, नंबर 3 प्रीमोलर्स अग्रचवर्णक, नंबर 4 मोलर्स चवर्णक, ठीक है ना। तो अच्छे से समझना है। मोलर्स
अब देखिए ये 4 प्रकार के दांत। अब जो इंसीजर दांत होते हैं, जो हमारे कृंतक दांत होते हैं, ये हमारे बहुत नुकीले होते हैं कृंतक, जिन्हें हम, अब देखिए कृंतक, कृंतक जो दांत होते हैं हमारे, और रद्रक दांत होते हैं। रद्रक और कृंतक क्या करते हैं, ये अपने अपने कार्य में, कृंतक भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। अब इनके कार्य समझना है। अब देखिए इनके कार्य इधर समझ लें। कृंतक क्या करते हैं, ये चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरने फाड़ने का। और जो कैनडी रद्नक होते, ये भोजन को कुतरने का, काटने व कुतरने का। उसके बाद प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, ये किसका कार्य करते हैं, ये पीसने का कार्य करते हैं भोजन को, यानी टीयरिंग करने का कार्य करते हैं। और जो मॉलर्स होते हैं, ये मिक्सिंग, मिश्रण, मिश्रण करने का कार्य करते हैं। अधिक चीरने फाड़ने का कार्य इंसिजर करते, काटने व कुतरने का रद्नक, पीसने का प्रीमोलर, और मिश्रण का मोलर्स। अब देखिए ये मिश्रण किस में करते हैं, लार में मिलाने का कार्य करते हैं, लार में मिश्रण करते हैं मोलर्स। और जो प्रीमोलर्स होते हैं अग्रचवर्णक, ये टीयरिंग अर्थात पीसना। तो ये तो इसके कार्य हो गए, ठीक। अब देखिए इनमें से कृंतक जो दांत होते हैं हमारे सामने वाले, ये 4 भाग, तो हमें जिन्हें स्माइली टीथ भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि स्माइली टीथ किसे कहते हैं, तो इन्हें हम स्माइल टीथ भी बोलते हैं, किन्हें, कृंतक को, ठीक है, स्माइली टीथ। तो ये कृंतक। अब ये अवस्थाएं, ये अवस्थाओं में कब आते हैं, तो हमने बताया था अभी आपको, समझेंगे। ये तो प्रकार हो गए। अब ये जो दांत होते हैं, ये तो प्रकार थे। अब दांतों की अवस्थाएं, अवस्था कितनी होती है, तो इनकी 2 अवस्था होती है। नंबर 1 अस्थाई दांत, और नंबर 2 स्थाई दांत। यानी अस्थाई दांत और स्थाई दांत। अस्थाई, अब देखिए परमानेंटली नहीं है, इन्हें हम परमानेंटली दांत बोलते हैं। तो अस्थाई दांत जो बच्चों में आपने देखा होगा, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं। बच्चों में जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, जब वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, 4 से 5 साल की अवस्था में होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो इस दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, और उसके बाद में फिर स्थाई दंत निकलते हैं। स्थाई यानी परमानेंटली, अब वो नहीं गिर सकते, और गिर गए तो फिर वो आ नहीं सकते, तो उन्हें हम बोलते हैं परमानेंटली दांत, यानी परमानेंट स्थाई दांत। तो अस्थाई दांत। अब आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि बच्चों के जीवन में, लाइफ में कुल कितने दांत आते हैं, तो समझते। देखिए अस्थाई दांत बच्चों में कुल कितने आते हैं, 20। कितने आते हैं, 20। उसके बाद में स्थायी दंतों की संख्या कितनी होती है, 32, 32, ठीक है, 32। अब देखिए इसमें से माइनस कर देंगे 2, 3 में 2 गया 1,
यानी कहने का मतलब कुल 12 दांत लाइफ में आते हैं, 20 दांत 2 बार आते हैं, समझ रहे? 20 दांत लाइफ में 2 बार आते हैं, कहने का मतलब पहले से ही 20 संख्या थी, लेकिन 12 दांत सिर्फ जीवन में एक ही बार आते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लाइफ में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, लाइफ में कितने आते हैं कुल, तो वो हमारे 12 दांत आते हैं। ठीक है, अब देखिए सूत्र आपको बोर्ड में पूछा जाता है कि स्थायी दंत का सूत्र लिखिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये दांत का भोजन पचाने में बहुत बड़ा कार्य है, भोजन को डाइजेस्टिव करने में बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि भोजन को कुतरते, चीरते, फाड़ते, टीरिंग करते, उनका मिश्रण करते हैं, अगर ये दांत नहीं हुए तो इत्यादि ये कार्य नहीं हो पाएंगे, यानी छोटे छोटे कणों में विखंडन नहीं हो पाएगा, और जब विखंडन नहीं हो पाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चीरने, फाड़ने इत्यादि का कार्य करते हैं, टीरिंग करने का। तो स्थायी दंत, अब देखिए सूत्र, इसका फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले अस्थायी दांत का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए I फोर 2/2, C4 1/1, PM यानी 0/0, M 2/2, 2 और 1 3, 2 5, कितना हुआ 5/5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कुल दांतों की संख्या कितनी हुई 20। ठीक है, ये अस्थायी दंत सूत्र हो गया, किसका? अस्थायी दंत सूत्र चाइल्ड का, बच्चों का। अब देखिए स्थायी दंत का सूत्र, अस्थायी दंत सूत्र I 2/2, C 1/1 और PM 2/2, M 3/3, तो 2 और 1 3, 2 5 और 3 8 बराबर 8/8 इंटू 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कुल दांतों की संख्या कितनी हुई 32। तो ये हमारे सूत्र है अस्थायी और अस्थायी दांत के। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये तो थे दांत, अब देखिए दांत में देखिए, दांत इस प्रकार का होता है, तो इसमें ये रूट, इन्हें हम बोलते हैं रूट, इसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी कहने का मतलब, ये रूट क्या करती है कि इस दंत के पास तक ब्लड का कुछ ऐसे विटामिन पोषक तत्व ले जाते हैं, जिससे हमारे जो टीथ हैं वो सुगम बने रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अगर इस मसल्स में जो मांसपेशियां, इनमें कोई कंडीशन गड़बड़ हो जाती है, अगर कोई रोग हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो कीड़ा लग गया, ये मसल्स खराब हुई, रूट खराब हुई, तो ये दांत अपने आप गिर जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब इसका जो आंतरिक भाग होता है ये, ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं हम? डेंटिन, क्या कहते हैं? डेंटिन। ठीक है ना,
इस भाग को हम, जो हार्ड भाग होता है, इसे बोलते हैं हम इनेमेल। क्या बोलते हैं? इनेमेल। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है हमारे, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है, किस अंग को बोलते हैं, किस ऑर्गन को कहते हैं? तो वो होता है हमारा दांत। दांत का इनेमिल, इनेमिल सबसे कठोर भाग होता है। अब कठोर क्यों है ये? अब भाई सपोज कीजिए, किसी चीज को सॉफ्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कहने का मतलब, सॉफ्ट बनाने के लिए जल देना चाहिए, जल होना चाहिए, लेकिन उसमें जल नहीं होता। अब ये डेंटिन, ये बना किससे होता है? तो ये CaCO3, यानी कैल्शियम बाई, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, इससे बनते CaCO3। ठीक है। तो एनामेल, एनामेल के पास जल नहीं होता, और जल नहीं होगा तो वो चीज क्या होगी? हार्ड होगी, इम्पॉसिबल है भाई। जब तक उसके पास जल होगा तब तक वो सॉफ्ट रहेगी, जब जल नहीं है तो हार्ड हो जाएगा। तो ये एनामेल। अब इसके बाद में थोड़ा हम टंग के बारे में और समझेंगे, क्योंकि दो तो ऑर्गन पढ़ लेना ही चाहिए, लेकिन समझाने में वक्त लगता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बताना पड़ता है। तो देखिए, टंग, टंग क्या है? यानी जीभ। जीभ एक मस्क्यूलरी ऑर्गन है, मस्क्यूलरी ऑर्गन, एंड सेंसरी ऑर्गन। यानी कहने का मतलब मस्कुलरी ऑर्गन, कहने का मतलब मांसपेशियों युक्त, यानी मसल है, मांसपेशियां हैं, इसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं होती। अब देखिए, जीभ, जीभ हमारी अ, ये हायोड बोन, इसे हम बोलते हैं हायोड बोन। ये कहने का मतलब हायोड बोन, हायोड बोन। ठीक है। ये हड्डी होती है हायोड बोन। अगर किसी की गर्दन को तोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, उसकी जीभ लटक जाती है बाहर, आपने देखा होगा। और कुत्तों की अधिक बाहर जीभ क्यों लटकती रहती है? उसमें ऐसा होता है कि जो ये हमारी हायोड बोन है, ये हायोड बोन है, ठीक है ना, उस, और ये जीभ है, माना कि ये जीभ है, ठीक। अब इसके बीच में डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस, दूरी अधिक है भाई, दूरी है। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, दूरी कम होती है। जैसे इसमें इतना गैप दे रखा है, लेकिन मनुष्य की हायोड बोन ये है और जीभ ये है, इतना ही गैप होता है। लेकिन कुत्ते के बीच में ज्यादा गैप होता है, इसलिए उसकी जीभ बाहर को लटकती रहती है। अगर मनुष्य की भी हायोड बोन और जीभ में दूरी हो जाए तो मनुष्य की भी जीभ बाहर लटकती रहेगी। तो वो कहने का मतलब हायोड बोन, ये हायोड बोन क्या करती है? हायोड बोन उस जीभ को रोक कर रखती है, पकड़ कर। अगर हायोड बोन टूट जाए या न हो तो जैसे ही हम भोजन को खाते हैं तो हमारी जीभ अंदर जा सकती है, साथ ही खा जाएंगे। तो कहने का मतलब हायोड बोन है, ये हमारी हायोड बोन पकड़ के रखती है जीभ को। अब देखिए, जीभ, जीभ क्या? सेंसरी ऑर्गन। कहने का मतलब हमारे अंग, शरीर में संवेदी अंग 5 होते हैं, जैसे त्वचा है, नाक है, कान है, आंख है, ये क्या है? संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है। तो हमारी जो जीभ क्या है? सेंसरी। आप देखिए, मस्कुलर यानी मांसपेशियां, मांसपेशियों से बनी हुई हमारी जीभ होती है। सेंसरी ऑर्गन संवेदी जीभ होती है। अब इसमें देखिए, जीभ, अब जीभ की संरचना ये होती है, ये जीभ है। अब
जीभ की में बड़ होती है, यानी टेस्टी बर्ड, यानी स्वाद कणिकाएं। क्या कह सकते हैं हम? स्वाद कणिकाएं। तो इसको हम बोलते हैं ये स्वीट, स्वीट अर्थात मीठा। इसके बाद यहां पर ये साल्टी, सॉल्टी, यानी नमकीन। और यहां पर खट्टा, यहां पर सबसे पीछे बिटर, बिटर यानी कड़वा, कड़वा। अब इससे नेक्स्ट पीछे यहाँ जो सबसे लास्ट में यहाँ पर ऑनियन और जिंजर, जिंजर यानी ऑनियन, प्याज, लहसुन, जिंजर, जिनमें कुछ झंझनाहट जैसी हम इसी के द्वारा पता करते हैं सबसे लास्ट भाग में। ठीक है ना? तो ये हमारे इसके पार्ट थे जीव के। ठीक है, ये जीव का कार्य है। उसके बाद हमारी लारी ग्रंथ वो हम आगे पढ़ाएंगे। यहाँ तक हमारा सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, अच्छा लगे तो आप उसे लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, जैसे समस्त लोग शिक्षा को ग्रहण कर सकें, क्योंकि शिक्षा ही एक सफलता की कुंजी है। तो यहाँ तक हमने टंग तक आपको पढ़ा दिया। इससे आगे नेक्स्ट भाग में पढ़ाएंगे, तो भाग 2 तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत